नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी वाला। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी वाला ने कई प्रकार के कोर्सेज को लॉन्च किया है यूपीएससी के लिए, और उसमें ऑप्शनल के कोर्स पर भी बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किया गया है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए कि 1000 का जीएस जो उसके 4 पेपर हैं 250-250 नंबर के, उनमें आप एवरेज मार्किंग ले आते हैं। यानी सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऑप्शनल पेपर पर कितना फोकस करते हैं। यदि आपका ऑप्शनल बाकी ऑप्शनल से, बाकी ऐच्छिक विषयों से, बाकी वैकल्पिक विषयों से 30-40 नंबर अधिक दे देता है, तो याद रखिए आप हर हाल में रैंक के साथ सेलेक्ट होंगे। और इसे ही ध्यान में रख करके यूपीएससी वाला ने कई ऑप्शनल को लॉन्च किया है, जिसे हम लोग 3 जनवरी से शुरू करने जा रहे हैं। मैं अरविंद मिश्रा, और मेरे साथ आप लोग देखेंगे हिंदी साहित्य को। याद रखिए, हिंदी साहित्य के विषय में अब बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्लास के दौरान भी बताऊंगा। कई डेमो क्लासेज हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि ये किस प्रकार अंकदायी है, कम समय में तैयार होता है। इसको आप बहुत सहजता के साथ, बहुत रुचि के साथ तैयार कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि ऑप्शनल की अब तक तैयारी बहुत महंगी थी। 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार, आप 60-60 हज़ार दे करके, और दिल्ली या अन्य महानगरों या अन्य शहरों में रह करके वहाँ रूम रेंट वगैरह दे करके खाने का खर्चा वहन करते हुए, यानी ऑप्शनल की पढ़ाई, चाहे पूरे यूपीएससी की पढ़ाई बहुत महंगी थी। थैंक्स टू यूपीएससी वाला, जिसने बहुत कम में, यानी आप कहें कि एक प्रतीकात्मक फी में, नाम मात्र के चार्ज में, न केवल ऑप्शनल को बल्कि पूरी तरह से जीएस को भी लॉन्च किया है। और मुझे लगता है कि भारत के मान्यता प्राप्त बहुत बेहतरीन शिक्षकों के द्वारा आप इन सारी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आप ऑप्शनल के साथ जीएस को भी ढंग से तैयार करें। लेकिन आज का जो कंसर्न है, आपको ये बताऊं कि ऑप्शनल को आप किस प्रकार से इसको परचेज करें, कैसे हम लोग कोर्स आगे लेकर के चलेंगे, किन किन चीज़ों पर हमारा फोकस रहेगा। तो जैसा कि बताया कि मैं अरविंद मिश्रा, और हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य को। मेरे साथ आप लोग हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य को देखेंगे। दोस्तों, जो हिंदी साहित्य हम लोग पढ़ेंगे उसमें याद रखिएगा कि कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। एक तो हमारा कंसर्न रहेगा क्लास पर। हर रोज 2 घंटे की हम लोग क्लास लेंगे। न केवल हम लोग लेक्चर डिलीवर करेंगे, बल्कि मेरी कोशिश रहेगी कि जो मुख्य बिंदु हैं उन पर आपको कुछ लिखाता भी जाऊं। यानी एक तो पीडीएफ वगैरह के माध्यम से स्टडी मटेरियल हम लोग डिलीवर करेंगे ही आप तक। हर क्लास के पहले और क्लास के बाद पीडीएफ के माध्यम से स्टडी मटेरियल भेजा जाएगा। लाइव क्लास में आप लोग देखेंगे कि लेक्चर के साथ साथ जरूरी चीज़ों को मैं बोल बोल के डिक्टेट भी कराऊंगा। क्योंकि अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रश्न बड़े छोटे आ रहे हैं। अब प्रश्न 20 नंबर के, 15 नंबर के और 10 नंबर के आ रहे हैं। तो पहले की तरह ये प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। पहले 60-60 नंबर के प्रश्न होते थे, 30-30 के होते थे। अब छोटे हैं, तो छोटे प्रश्नों के लिए जरूरी है कि उनकी एक समझ भी आप बेहतर करें और उनको आप लिखते भी जाएं। मेरे साथ आप लिखने की जो कोशिश करेंगे, लिखने का अभ्यास करेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको लगने लगेगा कि अब सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, रटंत कुछ भी नहीं रहा, भीतर सारी चीज़ें बैठ गई हैं। तो एक तो क्लास के साथ स्टडी मटेरियल पर हमारा फोकस रहेगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस है, पिछले 10 साल के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे, सिलसिलेवार चर्चा करेंगे, बिंदुवार चर्चा भी करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को आपने किस रूप में प्रदर्शित किया है, इस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा में आप उत्तर लिख करके ही तो पास करेंगे।
भाई टॉप तो करना है ना। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, और टेस्ट सीरीज में भी आंसर राइटिंग प्रोग्राम ये आपके लिए और महत्वपूर्ण होगा। इसे भी हम लोग लेकर के चलेंगे। प्रत्येक सप्ताह तो हम लोग डॉप्ट सेशन रखेंगे ही, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हर क्लास में क्लास खत्म करने के 10 मिनट पहले मैं आप सबों को फ्री छोड़ूं कि जो भी आपके जहन में प्रश्न है, जो भी डाउट हैं, उस पर हम लोग एक एक करके बात करें। दोस्तों, ये जो हिंदी साहित्य हम लोग ऑप्शनल का चयन करने जा रहे हैं, याद रखिए ये पूरे साल भर का आपके पास डिस्क्रिप्शन रहेगा। 2023 और 2024 इसके लिए हम लोग तैयार करेंगे हिंदी साहित्य को। और इतना ही नहीं, जो आप लोग कोर्स परचेज करेंगे, एक आपके मन में डाउट होता है कि क्या इसे सिर्फ हिंदी मीडियम वाले ले सकते हैं, तो याद रखिए जिनका इंग्लिश मीडियम हो वो भी हिंदी साहित्य को एज ए ऑप्शनल चुन सकते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों इस वैकल्पिक विषय को, इस ऑप्शनल को अपना सकते हैं। बहुत स्कोरिंग है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 जनवरी 23 से हम लोग क्लास लेकर के चल रहे हैं। ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपके पास 31 दिसंबर 23 तक रहेगा। मतलब पूरे साल भर तक आप इस कोर्स का लाभ ले सकते हैं। इसका मतलब है कि एक बार अगर आप रिवाइज करना चाहें तो इतना समय रहेगा कि आप इसकी पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं, इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। कई लोगों के लिए विषय नया लगेगा पहली बार में, लेकिन हो सकता है कि भाई साल भर में जब आप मेरे साथ साल भर तक जुड़े रहेंगे तो आप कई चीज़ों को दोबारा तिबारा अभ्यास कर सकते हैं, उनकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं, रिपीटेशन कर सकते हैं। बार बार पढ़ने और लिखने से कोई भी चीज़ याद हो जाती है। ये तो हिंदी साहित्य पहले से ही सहज है, रुचिकर है, आसान है, अपने संस्कारों का, अपने परिवेश का विषय है। अपनी क्लास चलेगी दोस्तों मंडे से लेकर के फ्राइडे तक। सप्ताह में मात्र 5 दिन की ये क्लास रहेगी। 2 घंटे की ही क्लास रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं। और क्लास टाइमिंग दोपहर में हम लोग लेकर के चलेंगे। दोपहर में 1 से लेकर के 3 तक अपनी क्लास ये चलेगी। यानी जो खास बिंदु है उसे ध्यान रखिएगा कि 2023-24 बैच की हम लोग तैयारी करेंगे हिंदी साहित्य ऑप्शनल से। पूरे साल भर का आपको ये डिस्क्रिप्शन मिलेगा, यानी साल भर तक इस लाइव ऑनलाइन क्लास का आप आनंद उठा सकते हैं। बैच टाइमिंग जो है वो दोपहर में 1 से 3 तक, और क्लास शुरू होने जा रही है 3 जनवरी 2023 से। दोस्तों, कैसे हम हिंदी साहित्य ऑप्शनल को या किसी भी ऑप्शनल को परचेज कर सकते हैं, आपके सामने ये जो वीडियो डेमो है आप इसे देखें। छोटी छोटी बातें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले आप साइट पर जाइए, देखिए उसमें यूपीएससी लिखा हुआ है, उसे क्लिक कीजिए। यूपीएससी क्लिक करने के बाद आप देखिए अलग अलग ऑप्शनल हैं। हमें हिंदी साहित्य लेना है, उसे चूज कीजिए। हिंदी साहित्य को चूज करने के बाद बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, उसे दबाएं। बाई नाउ करने के बाद आप जो डिस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं उसमें देखें लिखा हुआ है ऑफरिंग है, कि कोर्स का जो चार्ज है वो और शायद आपके लिए बेनिफिशियल किया गया, उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके अलावा आप जा कर के जिस माध्यम से आप यूपीआई आईडी से देना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से आप कोर्स खरीदना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, आप किसी भी माध्यम से जा कर के उसके बाद प्रोसीड टू पे करेंगे और इस कोर्स का आनंद आप उठा पाएंगे। दोस्तों, आइए बात करें हम लोग कि हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। आप मेरे कई डेमो लेक्चर में देखे होंगे कि हिंदी साहित्य आसान है। मैंने कई टॉपिक के माध्यम से आपको समझाया है अब तक कि ये सहज है, रुचिकर है, इसमें बहुत पापड़ बेलने की जरूरत नहीं। लेकिन कई लोग आपको गुमराह करते हैं। लोग कहते हैं
कि हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए जरूरी है कि हिंदी में एमए आप करें, हिंदी में आप एमफिल करें, पीएचडी करें। तो बड़ा हास्यास्पद मामला है। जो लोग हिंदी साहित्य के रचनाकार रहे, जिनकी रचनाएं हम लोग ऑप्शनल में पढ़ते हैं, चाहे ग्रेजुएशन में या मास्टर डिग्री या आईएएस ऑप्शनल पेपर आप जहां भी चूज करते हैं, तो ऐसे ऐसे रचनाकार हैं। अब कबीर खुद निरक्षर, कबीर कहते हैं कागज मसी छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अरे मैंने आज तक कागज स्याही को छुआ ही नहीं और कलम को हाथ से पकड़ा नहीं। ऐसे ही तुलसीदास घर से बहिष्कृत कर दिए गए। हिंदी साहित्य में सबसे बड़े विद्वान उपन्यासकार प्रेमचंद, मात्र 10वीं पास। हिंदी साहित्य के आधुनिक कवियों में सबसे विद्वान कवि निराला, मात्र 7वीं पास। तो जब रचनाकार इतने पढ़े लिखे नहीं, तो उनकी रचनाओं को पढ़ने और समझने के लिए आपको बहुत पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं। याद रखिए, जो आपको पढ़ाने वाला शिक्षक है, मैं यदि अपनी बात करूं तो ग्रेजुएशन में जो मेरा आधार था या जो ऑप्शनल पेपर था वो इकोनॉमिक्स था। और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेकर के शुरू में मैं पढ़ता था लॉरेंज कर्व क्या है, फिर पढ़ता था कि भाई सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, केन्स थ्योरी किसे कहते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या है, सीमांत उपयोगिता। उन चीजों को पढ़ने के बाद जब हिंदी साहित्य को पढ़ना शुरू किया तो इतना आनंद आया। यानी एक इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ व्यक्ति हिंदी साहित्य को अपना कैरियर बना सकता है और आगे उसमें पढ़ाई कर सकता है। तो इसका अर्थ है कि जब पढ़ाने वाला ऐसा हो सकता है तो आप पढ़ने वाले भी, आपको बहुत ज़्यादा हिंदी पृष्ठभूमि में होने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत इसकी नहीं है कि किसी का बैकग्राउंड हिंदी साहित्य से जुड़ा हो। आप किसी भी विषय के हों, साइंस के हों, आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, आप मैनेजमेंट करके आए हों, एमबीबीएस, कोई भी हिंदी साहित्य का आनंद ले सकता है। मेरा जो पुराना अनुभव है, कई वर्षों का अनुभव है, अब उस अनुभव पर यदि हम लोग बात करें तो उस अनुभव से हमने देखा दोस्तों कि बहुत आसानी से, बहुत सहजता के साथ हिंदी साहित्य को तैयार किया जा सकता है। जो लोग सिंपली ग्रेजुएट हों वही टॉप करके जाते हैं। जो लोग किसी अन्य विषय से ग्रेजुएशन करके आए वो हिंदी साहित्य में अव्वल आकर के यूपीएससी से सिलेक्शन लेकर के गए, टॉप करके गए। इसीलिए गुमराह होने की जरूरत नहीं है। खूब इत्मीनान से पढ़िए, खूब इत्मीनान से, सहजता के साथ, रुचि के साथ इस विषय का आनंद लीजिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो पेचीदगी से भरी होती हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पेचीदगी से भरी हुई है, जो आपकी समझ से परे हो, जो आपके लिए बाउंसर हो। दोस्तों, एक चीज और समझने लायक है कि हम हिंदी साहित्य को ही अपना ऑप्शनल क्यों बनाएं। तो याद रखिए, मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूं कि आप पीटी पास करके आ जाइए, ये मेरा दावा है आपसे। और मेरे पुराने कई जो सेलेक्ट विद्यार्थी रहे हैं, जो आज कहीं कोई डीएम है, कहीं कोई एसपी है, कहीं कोई एसएसपी है, कोई आईआरटीएस है, कोई रेवेन्यू में है, अगर उन सबसे आपको बात करने का मौका मिले कभी, तो आप एक ही अनुभव उनसे ले पाएंगे कि पीटी को पास करके आ जाइए, मेंस में यदि आपने हिंदी साहित्य रख लिया तो हिंदी साहित्य इतना अंकदायी है कि थोड़ी सी मेहनत करने के साथ ही आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं। क्योंकि हिंदी साहित्य बाकी ऑप्शनल से, बाकी ऐच्छिक विषयों से आपको कम से कम 40 से 50 नंबर अधिक देता है। हिंदी साहित्य रखे हुए लोग बहुत कम फेल होते हैं मेंस में, और इसका जीता जागता प्रमाण ये आपके सामने डाटा है। अगर आप देखेंगे 2015 से 2700 बच्चों ने मेंस दिया, 1164 क्वालिफाई। 16 में देखिए लगभग 2900 बच्चों ने मेंस दिया, 1209 क्वालिफाई। इधर देखें 2300 बच्चों ने दिया, 922 बच्चे क्वालिफाई। 18 में देखें 1900, 812, यानी लगभग 50% बच्चे जो हिंदी
को ऑप्शनल बना करके मुख्य परीक्षा देते हैं, यूपीएससी में आईएएस की मुख्य परीक्षा देते हैं, वो क्वालिफाई करते हैं। मतलब आप पीटी पास करके आइए, हिंदी साहित्य इसकी अपनी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, इस विषय की कुछ अपनी ऐसी पहचान है, या ऐसा कहें कि ये विषय जो है हमारे भीतर से निकलने वाला विषय है, हमारी आत्मा का, हमारी अंतरंगता का, हमारे परिवेश का सब्जेक्ट है। बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, हम आसानी से इस विषय में मेंस क्वालिफाई करते हैं। अब उसके आगे जो साक्षात्कार है उसमें आप थोड़ी सी मेहनत कर दें, अपनी बातों को रख दें इंटरव्यू पैनल के सामने, तो आप इत्मीनान से टॉप करते हैं। दोस्तों, कुछ चीजें हैं जिनको शुरू करने से पहले, यानी 3 जनवरी को जब हम ये विषय शुरू करेंगे, तो 3 जनवरी 2023 से पहले 1-2 बातें, ठीक इस तारीख से हम अपनी क्लास लेके चलेंगे। 1 से 3 तक अपनी क्लास चलेगी। कुछ बातें हैं, 2-3 बातें जो आपसे शेयर करना चाहता हूं। कोई विषय यदि 2-4 घंटे में उसका कोई टॉपिक तैयार होता है, मान लीजिए विषय का कोई टॉपिक 3 और 4 घंटे में तैयार किया जाए, और यदि कोई एक ऐसा विषय हो जिसके टॉपिक को 2 से 3 मिनट में तैयार किया जाए, तो तुलनात्मक रूप में आप ऐसे विषयों का चयन करें जिसके टॉपिक को आप 2-3 मिनट में अपने जेहन में बैठा सकते हैं। कैसे? अब जैसे मान लीजिए कि एक विषय है हिंदी साहित्य जिसे हम लोग लेकर के चल रहे हैं, और इसके कुछ टॉपिक पर अगर विचार करें, जैसे भारत दुर्दशा, यह एक नाटक है, और नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। नाटक लिखा गया था 1876 में। आप समझ सकते हैं कि भारत इस समय गुलाम था। जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों ने हमारा औपनिवेशिक शोषण किया था, भारत का चौतरफा शोषण हो रहा था, हम गुलाम थे, और इस गुलामी के पीछे 2 बड़े कारण थे। एक, अंग्रेजों का साम्राज्यवादी शोषण, और उससे बड़ा कारण था हमारी अपनी आंतरिक कमजोरी, हमारी अपनी सामाजिक समस्या। और उस सामाजिक समस्या में यदि हम देखें तो हम आपसी फूट के शिकार थे। पूरा भारत जाति में, वर्ण में, संप्रदाय में बंटा हुआ था। अंग्रेजों ने हमारी इसी कमजोरी को अपनी ताकत बना ली और नियम बना लिया, फूट डालो, राज करो। यानी भारतेंदु का ये नाटक बताता है कि भारत की दुर्दशा का जो मूल कारण था वो अंग्रेजों का शोषण नहीं, उससे बड़ा कारण था हमारी सामाजिक समस्या। हम गुलाम इसलिए बने क्योंकि हम आपस में टूट फूट के शिकार थे। हम जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय, अलग अलग भेदों में बंटे हुए थे। हिंदी साहित्य का कोई भी टॉपिक जब आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक और टॉपिक देखें, मन्नू भंडारी का एक उपन्यास हम लोगों को महाभोज पढ़ना है। मन्नू भंडारी ने ये उपन्यास लिखा महाभोज, और उपन्यास लिखा गया 1979 में। महाभोज का अर्थ समझते हैं? जब हम लोग जंगल में भोज मनाते हैं तो उस वनभोज को पिकनिक कहते हैं, लेकिन ये जो महाभोज है वास्तव में इसे श्राद्ध भोज कहते हैं।
कोई मर जाए और जब उसकी 13वीं में हम खाते हैं तो उसे ही महाभोज कहते हैं। याद रखिए, आज के जो हमारे नेता हैं, नेता मंत्री, बड़े बड़े अफसर, उनके साथ अपराधी, मीडिया, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, ये सब मिलकर समाज में गरीबों का, समाज में शोषितों का, उपेक्षितों का, पीड़ितों का मानो उनकी मौत पर महाभोज उड़ा रहे हैं। यानी आम जनता आज के राजनेताओं के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, अपराधियों के लिए एक भोज की तरह है, उसे ये सब मिलकर निवाला बनाना चाहते हैं। इसीलिए आपको कहा कि हिंदी साहित्य वास्तव में एक ऐसा ऑप्शनल पेपर है जिसकी किसी भी टॉपिक को आप 2 से 3 मिनट सुनकर बहुत आसानी से जेहन में बैठा सकते हैं। ऐसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे आप तो देखेंगे कि मुक्तिबोध की एक रचना है ब्रह्म राक्षस, गजानन माधव मुक्तिबोध। और ब्रह्म राक्षस कहने का अर्थ है कि ऐसा ब्राह्मण जिसकी असामयिक मृत्यु हो गई हो, यानी समय से पहले काल कवलित हो गया हो और उसकी कोई इच्छा दबी रह गई हो, उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो। अब जरा सोचिए, ब्राह्मण मर करके ब्रह्म राक्षस बनता है जिसकी इच्छा अतृप्त रह गई हो। ब्राह्मण किसका परिचायक है? बौद्धिकता का। यदि गौर करें तो आप देखेंगे कि आज का ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि मध्यम वर्ग है। हम और आप हैं, हम सब बहुत बौद्धिक लोग हैं। देखा जाए तो पूंजीवाद के आने से, नवजागरण परक चेतना के प्रसार से, औद्योगिक क्रांति के फैलने से, यानी अंग्रेजी शिक्षा, नवजागरण परक चेतना, पूंजीवाद, इन सब के आने से भारत में एक नया वर्ग जन्मा जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। और ये जो मध्यम वर्ग है वो ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण हुआ। ये आज का ब्राह्मण है, लेकिन इसकी पीड़ा यह है कि ये ब्रह्म राक्षस की तरह, ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म प्रेत की तरह भटक रहा है, क्योंकि इसकी कई इच्छाएं अधूरी रह गई हैं। यह चाहता था समाज में समानता, समता, न्याय, मानवता, बंधुत्व की स्थापना करना। यह मध्यम वर्ग ही स्वाधीनता आंदोलन और उस क्रांति का अग्रदूत था, उसका वाहक था। इसकी इच्छा थी कि जब हमें आजादी मिले तो समाज में मानवता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारा, लोकतंत्र आदि के मूल्यों की स्थापना हो। लेकिन इसकी ये इच्छा आज भी अधूरी रह गई। क्यों? क्योंकि आजादी के बाद अपनी इच्छा के साथ इस मध्यम वर्ग ने ही विश्वासघात किया और अब अतिरिक्त अधूरी इच्छा लेकर के ब्रह्म पिशाच बना भटकता है। और इसीलिए आज का ब्रह्म राक्षस कहता है कि जो है उससे बेहतर चाहिए, क्योंकि इसे मिला नहीं। आज का ब्रह्म राक्षस कसमकस का शिकार है। वह पिस गया भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। ये तय नहीं कर पाता कि ये आम आदमी की रक्षा करे, ये जन सामान्य के साथ चले, या अपनी महत्वाकांक्षाओं का पालन करे। ये बड़ा आदमी बनना भी चाहता है और गरीबों की सेवा भी करना चाहता है। अब दोनों के बीच ये द्वंद्व का शिकार है। यदि ये बड़ा आदमी बनना चाहे, पूंजीवादी हितों की ओर आगे बढ़े, अपनी महत्वाकांक्षाओं की ओर आगे बढ़े, तो गरीब जनता के साथ धोखा करेगा और गरीब जनता की सेवा करने पर जाए तो उच्च वर्गीय इसकी जो महत्वाकांक्षा है, बड़ा बनने की जो इच्छा है, अमीर बनने की जो इच्छा है, वो अधूरी रह जाएगी। इसलिए आज का मध्यम वर्ग ही ब्रह्म राक्षस है, द्वंद्व का शिकार है, कश्मकश का शिकार है। दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, अंतर द्वंद्व का शिकार है, भीतरी संघर्ष का शिकार है। इसलिए
मैं कह रहा हूं कि जो हिंदी साहित्य है उसका कोई भी टॉपिक आप 2 से 3 मिनट भी ढंग से सुन लें और पूरी तरह उस पर क्लास में व्याख्यान सुनिए। हर टॉपिक को छोटे छोटे उसके सूक्ष्म बिंदुओं के साथ, तत्वों के साथ उद्घाटित करेंगे। हम हर मुद्दे को लिखाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनका प्रारूप तैयार कराएंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। और तब देखते हैं इस विषय में कौन आपसे आगे निकलता है। क्लास शुरू करने से पहले मेरे साथ एक डायलॉग आपको बोलना पड़ेगा, यानी 3 जनवरी से पहले आज की पहली ये सबक, आज का पहला ये पाठ, आज का पहला ये लेसन याद रखिएगा। ये मंत्र है क्या? श्रेष्ठ होने का दंभ नहीं रखेंगे हमें सर्वश्रेष्ठ होने का अभिमान नहीं पालना है, बल्कि सहज होने का आत्मविश्वास रखना है, क्योंकि सहजता में ही सारी चीजें छिपी हुई हैं। सहजे रही बा, सहज रहिए। कबीर कहते हैं संतों सहज समाधि भली। जितना सहज बन के रहेंगे समाज में उतनी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उतना नाम कमाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग 3 जनवरी दोपहर 1 से 3 के बीच हिंदी साहित्य ऑप्शनल के साथ। तब तक बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों। आंसर राइटिंग सॉल्यूशन लॉन्च कर चुके हैं और इसके लिए आपको लॉगिन करना है हमारे वेब पेज पे। उसके बाद सारे बैचेस दिखते हैं, लेकिन आपको जाना है स्टडी पे और यहाँ पे जाना है आपको माई बैचेस में, जहाँ पे जो आपने बैच खरीद रखा है वो आ जाएगा। और अपने बैच पे जाने के बाद लेट स्टडी पे क्लिक करना है और फिर आपको डिस्क्रिप्शन, क्लासरूम, टेस्ट सीरीज़ ये ऑप्शंस दिखेंगे। आपको क्लिक करना है सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ पे और जो क्वेश्चन पेपर दिखे उस पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पे आपको व्यू क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आप क्वेश्चन आराम से पढ़िए। कितने मार्क्स का है, कितने वर्ड्स लिखने हैं, ये यहाँ पे लिखा रहेगा। आप चाहें तो ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं और आराम से इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको वो क्वेश्चन का आंसर लिखना है एक अलग पेज पे। उसके बाद उसकी फ़ोटो खींच के उसको PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट का साइज़ 25 MB से ऊपर ना हो। अब यहाँ पे मैंने पहले से एक आंसर लिख रखा था, तो मैंने सबमिट योर आंसर पे क्लिक करके अपनी स्टूडेंट कॉपी यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर दिया। मैंने यहाँ पे सबमिट क्लिक किया। अब उसके बाद यहाँ पे जब तक मेरा आंसर इवैल्यूएट नहीं होता है तब तक नीचे रेड कलर से लिखा रहेगा योर इवैल्यूएटेड आंसर शीट विल बी अपलोडेड सून। और हाँ, जो आपने आंसर अपलोड किया है आपको अगर देखना है तो आप वो व्यू कर सकते हैं और आप चाहें तो वो आंसर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आंसर इवैल्यूएट नहीं हुआ है, बट जब ये इवैल्यूएशन पूरा हो जाएगा ये अपने आप ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पे लिख के आ जाएगा योर आंसर शीट हैज़ बीन इवैल्यूएटेड, यू कैन चेक योर रिजल्ट हेयर। और अब आप व्यू पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मार्क्स दिख जाएंगे और अपनी इवैल्यूएटेड आंसर शीट दिख जाएगी। आप व्यू पे क्लिक करिए और कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे क्या मिस्टेक है, उसको मार्क करके इवैल्यूएटर हमारे बारीकी से बताएंगे आपको और आपको मार्क्स भी देंगे जो कि UPSC स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। आप ये इवैल्यूएटेड आंसर शीट डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, ताकि आप इसको बाद में फिर से देख सकें कि क्या गलती की थी आपने। और मॉडल आंसर भी आप देख सकते हैं कि UPSC के स्टैंडर्ड के हिसाब से इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए था। आप चाहें तो ये मॉडल आंसर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम काम करेगा। थैंक यू।